हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पेपर 2 की हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। ठीक है जी, मैनेजमेंट की हमने 2 क्लासेस लगा ली, ये हमारी तीसरी क्लास है। हम लोगों ने कल पढ़ लिया साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, किसने दी, एफडब्ल्यू टेलर ने दी। आप लोगों को एक प्रयास करने के लिए कहा गया, आप लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया दोनों ने। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में लिख के भेजा। एफडब्ल्यू टेलर क्या था, डिफरेंशियल वेज सिस्टम देने वाले थे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है इनको। इसके अपन ने क्या पढ़ा, इसके 4 प्रिंसिपल पढ़े। कौन कौन से, साइंटिफिक नोट, रूल ऑफ थंब पढ़ा, हार्मनी नोट, डिस्कार्ड पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा कोऑपरेशन नोट, इंडिविजुअलिज्म पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक। टेक्निक में इसकी आती है भैया, कौन सी आती है हमारे पास, ये आती है टेक्निक के नाम पे, ये रही। पहली आती है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, फिर आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फिर आती है वर्क स्टडी, फिर आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फिर आती है मेंटल एवोल्यूशन। जो हमारा वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। किसके लिए स्टडी किया गया, ये 4 तरीके से कैटेगराइज किया है, फटीग, मेथड, मोशन और टाइम। यानी कि हम इसको याद रख सकते हैं, मेथड मोशन फटीग, ठीक है, और टाइम। तो जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको कैटेगराइज किया गया पहले नंबर पे फंक्शनल, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फिर वर्क स्टडी, फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फिर मेंटल रेवोल्यूशन। जो हमारा वर्क स्टडी है उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। पहले फंक्शनल फॉर्मैनशिप, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फिर मेथड स्टडी, ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फिर फटीग स्टडी, फिर टाइम स्टडी, फिर मोशन स्टडी। ये कुछ टेक्निक्स है। हाँ जी, जो फैक्ट्री मैनेजर होता है हमारा, ठीक है, उसमें इंचार्ज होता है, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, जो प्लानिंग इंचार्ज होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत काम करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, एक रूटीन क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है। ठीक है, इधर प्रोडक्शन इंचार्ज के पास क्या होता है, स्पीड बॉस होता है, गैंग बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है और इंस्पेक्टर होता है। यानी कि जो हमारा फैक्ट्री मैनेजर है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक प्लानिंग इंचार्ज के अंतर्गत, एक प्रोडक्शन इंचार्ज के अंतर्गत। जो प्लानिंग इंचार्ज है उसके अंतर्गत क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, रूटीन क्लर्क होता है, ठीक है, डिसिप्लिनेरियन होता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, डिसिप्लिन बनाने का काम करेगा। इधर प्रोडक्शन इंचार्ज के अंतर्गत क्या आता है, स्पीड बॉस आता है, गैंग बॉस आता है, रिपेयर बॉस आता है और इंस्पेक्टर आता है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप को। हाँ जी, फंक्शनल जो फोरमैनशिप है हमारी वो क्या कहती है, फंक्शनल फोरमैनशिप किसने दी है, एफडब्ल्यू टेलर ने। एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रोपाउंडेड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आप लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये किसने दी थी, एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, उसने प्रोपाउंड किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को। इस प्रकार की जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, और मेक ऑल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट। कहता फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है कि ये वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होती है, और दूसरा जो आपके एक्सपर्ट है उनकी फुली एक्सपर्टीज को यूज करना है, कहता हर लेवल पे। कहता इन ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड, जो काम है, काम उसको बांट दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर पार्ट एक एक्सपर्ट को असाइन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेलेबल हो जाता है। भी आपने क्या कर दिया, काम था, जैसे शर्ट बनाने का काम था, शर्ट बनाने के काम में कटाई आई थी, ठीक है, फिर बटन लगाने का काम आया था, फिर प्रेस करने का काम आया था, फिर पैकिंग का काम आया था। ये सारे के सारे काम आपने किसको असाइन कर दिए, हर एक एक्सपर्ट को असाइन कर दिए। ऐसा काम हर एक्सपर्ट को असाइन करने से क्या होगा, आपको किसका बेनिफिट मिलेगा, आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। आपको किस चीज का बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। हर बंदा अपने काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। Taylor has suggested the division of work of factory manager into 2 सब डिपार्टमेंट। भी जो टेलर ने क्या किया है, जो काम का बंटवारा है
फैक्ट्री मैनेजर के काम का बंटवारा दो डिपार्टमेंट में बांट दिया, एक प्लानिंग वाला और एक प्रोडक्शन वाला। 4 एक्सपर्ट तो अपॉइंट कर दिए, हर डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट है, ठीक है। द एक्सपर्ट्स इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं वो प्लानिंग करेंगे, और जो एक्सपर्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वो प्रोडक्शन में सहायता करेंगे। तो टेलर ने सुझाव दिया कि जो काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर का जो काम है वो दो सब डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक प्लानिंग में और एक प्रोडक्शन में। हर एक डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए। जो एक्सपर्ट है प्लानिंग डिपार्टमेंट में है वो प्लानिंग करेंगे, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या करेंगे। स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शंस, भी जो स्पेशलिस्ट हैं कौन कौन से हैं और उनके जो फंक्शंस हैं, काम है, वो क्या क्या है। हाँ जी, सबसे पहला आपने पढ़ा था कि जो प्लानिंग में थे कौन कौन थे, रूट था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था और डिसिप्लिन ऑफिसर था। 4 थे। सबसे पहले तो आपने यही ध्यान रखना है कि भैया जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें आता कौन कौन है, उसमें आता कौन कौन है। एक तो आता है हमारा रूट क्लर्क, ठीक है, एक आता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, एक आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें ये पूछ लिया जाता है क्या कौन कौन सा आता है, इवन बड़े में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से 4 स्पेशलिस्ट काम करते हैं। नंबर 1 रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, डिसिप्लिन ऑफिसर होता है। अब इनके काम क्या है। जो रूट क्लर्क है ये सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क, किसी काम को करने का क्रम क्या होगा, मतलब रास्ता क्या होगा, वो बताने का काम कौन करता है, रूट क्लर्क करता है। कहता है द क्लर्क, ये वाला जो क्लर्क है एंश्योर करता है सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क, किसी काम को पर्टिकुलर काम को करने की सीक्वेंस क्या होगी, मीनिंग देयर बाय द स्टेजेस इट शैल हैव टू पास, कौन कौन सी स्टेजेस को पास करनी पड़ेगी फाइनलाइज करने के लिए। ही आल्सो डिसाइडेड द जॉब टू बी डन फॉर द डे एंड वेयर इट इज टू बी डन, और ये भी ये डिसाइड करता है कि क्या काम करना है आज का और कहां पे करना है। ये भी कौन डिसाइड करता है, रूट क्लर्क डिसाइड करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रूट क्लर्क है आपको काम करने का रास्ता बताने का काम करता है कि किसी पर्टिकुलर कर्म काम को करने की सीक्वेंस क्या होगी। उसका सीक्वेंस का मतलब होता है कर्म क्या होगा, भी किस सिस्टम से वो काम पूरा किया जाएगा, कितनी स्टेजेस पास करके उसको फाइनल स्टेजेस पे जाना पड़ेगा, और किस व्यक्ति को क्या जॉब देनी है और कहां पे देनी है, क्या काम करना है, ये भी कौन बताएगा, रूट क्लर्क बताएगा। अब इंस्ट्रक्शन वाला क्या देगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन वाला सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। दिस क्लर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार करेगा वर्कर के लिए और हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस को दे देगा। किसको दे देगा, गैंग बॉस को दे देगा। दिस कार्ड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ काम, क्या है काम करने का तरीका, क्या है, क्या मटेरियल यूज होगा, डिटेल अबाउट मशीनरी के बारे में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है, सवाल पेपर में ये आएगा कि जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन तैयार करके किसको दे देता है, वो गैंग बॉस को दे देता है। और उस इंस्ट्रक्शन कार्ड में लिखा क्या होता है, लिखा होता है इन्फॉर्मेशन नेचर ऑफ द वर्क, काम क्या है, काम करने का तरीका क्या है, क्या मटेरियल यूज होगा, और डिटेल ऑफ द मशीनरी लिखी होती है। तीसरा क्या करेगा, तीसरा आपको टाइमली काम करने के लिए बाधित करेगा। दिस क्लर्क डिसाइड टू व्हेन ए वर्क पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है और कब फिनिश करना है, मीनिंग देयर बाय व्हाट टाइम एंड व्हाट होल वर्क विल प्लेस, कितने समय में सारा काम पूरा हो जाएगा। इट इज आल्सो डिसाइड टू द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, और ये भी डिसाइड करेगा कि भैया किस कॉस्ट पर आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। डिसिप्लिन क्या करेगा, डिसिप्लिन वाला तो सबकी कान खींच के रखेगा। कहता है डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर करेगा कि वर्क जो भी परफॉर्म किया जा रहा है वो किस मैनर में होना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। तो जो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें आप लोगों ने 4 एक्सपर्ट अपॉइंट किए, रूट वाला, इंस्ट्रक्शन वाला, टाइम एंड कॉस्ट वाला और डिसिप्लिन ऑफिसर वाला। जो रूट क्लर्क है वो सीक्वेंस ऑफ वर्क बताएगा, कितनी स्टेजेस से होकर काम गुजरेगा ये बताएगा, किस व्यक्ति को क्या काम करना है और कहां करना है ये बताएगा। इंस्ट्रक्शंस वाला इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार करेगा और हैंड ओवर कर देगा उस कार्ड को गैंग बॉस के पास। इस कार्ड में क्या क्या लिखा होगा, नेचर ऑफ वर्क, काम की प्रकृति, काम क्या करना है, प्रोसीजर करने का तरीका क्या है, क्या मटेरियल यूज होगा, मशीनरी के बारे में डिटेल
लिखोगी। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये इंश्योर करेगा कि कितने समय में कोई काम कब स्टार्ट होगा और कब वो समाप्त होगा और उस काम को करने में कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी। डिसिप्लिन ऑफर इन सब के अंतर्गत एक बात ध्यान में रखेगा कि जो भी काम किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। फिर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो 4 एक्सपर्ट हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो 4 एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। यहां आपके जो 4 एक्सपर्ट हैं, स्पीड बॉस, आप सॉरी पहले गैंग बॉस ले लेंगे हम लोग, फिर स्पीड बॉस आ जाएगा, फिर आपके पास रिपेयर आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा इंस्पेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 उसमें थे, 4 इसमें है। तो इसके 4 क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले जो गैंग बॉस है ये क्या कहता है, कहता है कि वर्कर्स को डिवाइड कर दो अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल। कहता है नियंत्रण करने के लिए जो वर्कर्स हैं उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दो, एक ग्रुप लीडर सिलेक्ट, एक ग्रुप लीडर सिलेक्ट कर दो जिसको आपने क्या नाम दे दिया, गैंग बॉस दे दिया नाम। He is expected to ensure that the both the worker and the machine are fit enough for the production। ये व्यक्ति जो गैंग बॉस आपने अपॉइंट किया ये इंश्योर करेगा कि भैया जो काम करने वाला है और जो मशीन है दोनों उस चीज को, उस प्रोडक्शन को करने के लिए एनफ है, फिट है, एंड दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज हैज बीन मेड अवेलेबल टू देम। जो उस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए वो उसको अवेलेबल है। तो गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उसको वेरियस अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा नियंत्रण करने के लिए। उस ग्रुप पे एक लीडर अपॉइंट कर दिया जाएगा और वो लीडर क्या करेगा, जो गैंग बॉस कहलाएगा, गैंग बॉस ये एक्सपेक्ट करेगा कि भैया जो वर्कर और हैं, जो वर्कर और मशीनरी है दोनों इस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए फिट एनफ है और उसको उस काम के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। फिर तो स्पीड बॉस, स्पीड बॉस करेगा काम करने की गति चेक करेगा। The main function of the speed boss is to ensure all the workers are performing their job at the required expected speed। जिस गति से वर्करों को काम करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 1 घंटे में 6 यूनिट बनाओगे, तो ये आपकी स्पीड है। तो आपका जो स्पीड बॉस है वो चेक करेगा क्या आपके द्वारा जितना रिक्वायर्ड काम है वो किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो स्पीड बॉस ट्राई करेगा, फाइंड कारण पता करेगा भी आपकी स्पीड स्लो क्यों है और उसका समाधान करेगा। फिर रिपेयर बॉस वाला तो भैया रिपेयर के ही काम आएगा, मशीनरी को क्या रखेगा, अप टू द डेट रखने का प्रयास करेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा, जांच करेगा जो चीजें प्रोड्यूस्ड होंगी और कंपेयर करेगा क्वालिटी की, किसके साथ तो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, और ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंस फाइंड आउट करने का प्रयास करेगा। अगर अनफेवरेबल रहता है तो इनिशिएट करेक्टिव एक्शन लेगा उसके ऊपर। तो जो स्पेशलिस्ट हैं किसके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 हैं, गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर बॉस है। ठीक है, गैंग बॉस वाले में तो क्या कर दिया जाएगा, वर्कर को डिवाइड करके इसको गैंग को तो बॉस को तो बना दिया जाएगा लीडर, और ये लीडर की जिम्मेवारी रहेगी ये इंश्योर करना कि काम करने के लिए जो भी वर्कर है उस मशीन पर जो काम कर रहा है क्या दोनों फिट है, दोनों गुड एनफ है प्रोडक्शन करने के लिए, और इनको और ये इंश्योर करेगा कि वो प्रोडक्शन करने के लिए इनको मटेरियल क्या कर दिया गया, प्रोवाइड करवा दिया गया या नहीं। स्पीड बॉस वाला आपके काम करने की गति चेक करेगा कि टाइमली वो काम परफॉर्म हो रहा है। रिपेयर वाला मशीनरी की रिपेयर करने का काम करेगा और वर्किंग कंडीशन में रखेगा उसको। इंस्पेक्टर क्या करेगा, आपके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसको इंस्पेक्ट करने का, जांच करने का काम करेगा कि क्या वो जो क्वालिटी बन के आई है क्या वो स्टैंडर्ड के अनुसार है। अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंस पाता है और वो अनफेवरेबल है, तो उसको दूर करने के लिए करेक्टिव क्या करेगा, एक्शन लेगा, सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। क्या करेगा, सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है, हाँ जी, स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग स्टैंडर्ड, काला हो गया था, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। प्रॉपर ध्यान रखते हुए हर चीज का एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना। स्टैंडर्डाइज मींस सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग फैक्टर के लिए, तत्वों के लिए क्या रख देना,
स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि मिनिमम आई हैव टू स्कोर 70% पर को स्कोर करना ही करना है, तो वो आपने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। अब जो भी काम होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इस 70% के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय वर्कर इन ए डे में बी स्टैंडर्डाइज, भी एक व्यक्ति के द्वारा दिन में किए गए काम की जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है कि मान लो 300 रुपए में ये काम होना चाहिए, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार 300 रुपए में ये काम होगा। अगर कहते हैं कि वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू डू स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, ठीक है, भी इसके वाले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आपने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया अलग अलग फैक्टर का। ठीक है, स्टैंड इसके लिए एग्जांपल कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ वर्क, भी इतना काम आपने एक दिन में करना है, मैंने लगा लो कि 8 घंटे काम करके 40 यूनिट बनानी है, तो 40 यूनिट एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। तो इन अदर वर्ड्स वर्कर से आशा की जाती है कि वो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क क्या करे, हर दिन पूरा करे। कहता है इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड में आल्सो बी सेट फॉर रॉ मटेरियल के लिए भी हो सकता है, मशीन के लिए भी हो सकता है, टूल्स के लिए भी हो सकता है, टेक्निक्स के लिए भी हो सकता है, कंडीशन के लिए भी हो सकता है, हर चीज का स्टैंडर्ड डिसाइड किया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन, कहता है सिंप्लीफिकेशन का मतलब है पुटिंग एन एंड टू एन अननेसेसरी टाइप क्वालिटी साइज वेट एटसेट्रा। कहता है कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है, कहते हैं कि सिंपल कर दो सिस्टम, जो अननेसेसरी टाइप क्वालिटी साइज वेट की चीजें हैं उसको खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑल राइट फॉर ए शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, जो शू बनाना है वो 0 1 2 3 4 5 6 साइज का बनाना है, परंतु अगर वो 0 0.5 0.5 से 1 1.25 1.5 1.75 2.5 2.75 अगर ऐसा बनाना शुरू कर दे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिंपली क्या है उसके लिए कि वो इस साइज के शूज बनाए। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि उन सब चीजों को हटा देना जो आपको क्या करते हो, एक तरह से तंग करते हो या फिर आपके काम में बाधा पहुंचाते हो। फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, कहता है इट मींस टू कंडक्ट द डीप एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। ये क्या कहता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आपको जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी है उसको आपने डीपली एनालिसिस करना है। किस लिए एनालिसिस करना है, ताकि आप मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कर पाओ। अगर आप मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम लेना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाने वाली जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका क्या करना चाहिए, प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए। तो टेलर ने ये वाली जो स्टडी कंडक्ट की है, फॉलोइंग स्टडी कंडक्ट किया, मेथड, मोशन, टाइम और फटीग, ये स्टडी कंडक्ट किया। कहता है किसी काम को करने के दौरान ये 4 तरह की स्टडी जरूरी है, जिसको आप लोग कहते हैं मेथड, मोशन, टाइम और फटीग। ठीक है, अब मेथड स्टडी क्या है, मेथड स्टडी क्या कहती है, कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी काम को करने का बेस्ट वे ढूंढो, बेस्ट मेथड ढूंढो। टू कंडक्ट दिस स्टडी, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स यूज की गई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है, और क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना। तो सबसे पहली जो स्टडी की गई मेथड स्टडी वो क्या कहती है, भी किसी भी काम को करने का, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का सुटेबल और बेस्ट वे है वो आइडेंटिफाई करो, पहचान करो। इस स्टडी को करने के लिए प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स यूज की गई। इस जो स्टडी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना और क्वालिटी को क्या करना है, हाई करना है, और लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है। दूसरा आता है मोशन स्टडी, मोशन होता है गति। It refers to the conduct of study of motion being performed by the worker machine while doing the job. The movie camera is used to conduct this study. अगर आपने अपने कर्मचारी की काम करते हुए गति नोट करनी है, वो देखो आप लोगों के सभी के घर में मिस्त्री लगे होंगे कभी ना कभी, ठीक है। एक मिस्त्री काम करने के दौरान बहुत सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज करता है। अगर आपने उसके ऊपर कैम लगा रखा होगा, ठीक है, तो ये अननेसेसरी जो एक्टिविटीज हैं, ये जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट करने का काम करेगी। तो टेलर क्या कहता है कि सबसे पहले जो स्टडी करनी है वो मेथड की करनी है कि बेस्ट सुटेबल वे ढूंढना है किसी भी काम को करने का। उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, कॉस्ट मिनिमाइज करना,
क्वालिटी मैक्सिमाइज करना और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड हाईली करना। दूसरी कहता है कि एक काम करने के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारी अननेसेसरी क्या की जाती है, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। अगर आप उनके पास प्रॉपर सर्विलेंस रखेंगे, मतलब कैम वगैरह यूज करेंगे, तो वो अननेसेसरी जो मोशंस है वो दूर किए जा सकते हैं। एक मिस्त्री जब आप देखते होंगे घर बनाते समय कई तरह की ईंट को कम से कम 4 बार तो ऐसे उछाल उछाल के हाथ में देखता है, पलटी मार मार के देखता है, उसके बाद सम टाइम वो बीड़ी सिगरेट पीने का भी काम करता है, तो वो कितनी अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रहा है। एग्जाम्पल है, कहता ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि लेइंग ए ब्रिक, ए मैसन मिस्त्री है, वो 18 डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। क्या करता है? 18 डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। परंतु आफ्टर एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटीज हटाने के बाद जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज कुड बी रिड्यूस्ड टू 5 रहेगी, ठीक है। और 5 से भी घटाएगा तो 2 रह सकती हैं। कहता अगला आता है टाइम स्टडी। कहता स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दो किसी भी काम को करने का, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा करने का एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दो। टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क। भी टाइम कैसे डिसाइड करोगे? भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो सेम काम को करने में लिया गया टाइम होगा उसका एवरेज टाइम डिसाइड कर दोगे। ये स्टडी क्या करती है? किसकी सहायता से? स्टॉप वॉच की सहायता से हेल्प की जा सकती है। आप सभी क्या करते होंगे, कभी ना कभी जिम वगैरह गए होंगे या फिर घर पे ही साइकिल लगा के रनिंग करते होंगे, तो आप लोग क्या लगाते हो? स्टॉप वॉच लगाते हो। अब स्टॉप वॉच से क्या होगा, ठीक है, आपको टाइम पता चल जाएगा। किसी भी चीज का टाइम बाउंड कर दोगे, यार इतने सेकंड में इतने कदम चलने हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप क्या बना सकते हो? सुटेबल प्लान बना सकते हो। तो जो आपकी टाइम स्टडी है ये क्या डिसाइड करती है? डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर स्टडी। एक्टिविटी को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दो। जो टाइम डिटरमाइन किया जाएगा किस बिहार पर? एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ सेम वर्क। सेम काम को करने वाली जो लोग हैं उनकी जो एवरेज टाइम होगा वो आपका स्टैंडर्ड टाइम हो सकता है। दिस स्टडी इज कंडक्टेड किसकी सहायता? स्टॉप वॉच की सहायता से कंडक्ट की जा सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी को कंडक्ट करने का? गेट एस्टिमेट द फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट। भी कितने घंटे उसने काम किया और उस पर हमने उसको कितने पैसे दिए, पर घंटा पर आवर लेबर कॉस्ट आ जाएगी। नंबर ऑफ कितने वर्कर चाहिए होंगे काम को करने के लिए, भी एक वर्कर 8 घंटे में इतना काम करके जाता है, तो हमने तो खूब सारा काम करवाना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ वर्कर की पता चल जाएगा, ठीक है। सुटेबल इंसेंटिव प्लान भी दिए जा सकते हैं। अगर एक वर्कर एक टाइम में ज्यादा काम करके जाता है तो इंसेंटिव प्लान भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फटीग। कहता भी है एक आदमी है उसको थकान भी होती है, आराम की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कहता है इट रेफर्स टू डिटरमाइन ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए। जो रेस्ट रिफ्रेशेस वर्कर को रिफ्रेश कर देता है। दे वर्क अगेन फॉर देयर फुल कैपेसिटी से काम करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू मेंटेन द एफिशिएंसी को बनाए रखना। देयर में भी सो मैनी कई कारण कॉजेस के कई कारण हो सकते हैं, जिससे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशंस हो सकती है, अनसुटेबल वर्क हो सकता है, अनहैप्पी रिलेशन हो सकता है बॉस के साथ। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे कारण है कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बंदे को फटीग हो सकती है। तो कहता है काम करने के दौरान अगर आप आराम की व्यवस्था कर दोगे तो उसकी क्या बनी रहेगी? एफिशिएंसी बनी रहेगी और फुल कैपेसिटी से दोबारा काम करेगा। हाँ जी, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। पांचवा था डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। ये क्या होता है? डिफरेंशियल प्राइस रेट या फिर डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। टेलर ने सलाह दी कि आपको डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम अपनाना चाहिए। किसका करने के लिए? उन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। कहता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए टेलर ने सलाह दी कि भैया आप लोग डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम अपना लो। इस सिस्टम के अनुसार वेजेस आपने पेड करनी है काम के बिहाफ पर, टाइम के बिहाफ पर नहीं देनी, काम के बिहाफ पर देनी है। भी देखो 8 घंटे काम करेंगे वर्कर, 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट नहीं करी। 8 घंटे में जितना काम होगा, जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा ले जाएगा, जो कम करेगा वो कम ले जाएगा। इस सिस्टम में क्या था कि डिफरेंशियल पेज रेट सिस्टम को यूज किया गया था। हाई वेजेस दी थी उनको, एक हाई वेजेस सिस्टम थी, एक लो वेजेस रेट थी। जो वर्कर स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट बनाते हैं, ठीक है, एक फिक्स ड्यूरेशन में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट बनाते हैं, उनको हाई वेज रेट मिलेगी। जो कम बनाते हैं, नॉट प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड, उनको लो रेट सिस्टम मिलेगी। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम किसने दी थी? टेलर ने दी थी। इसमें इसने 2 रेट डिसाइड की थी, ठीक है, एक हाई एक लो।
जो लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी, जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया उतना बना लेंगे तो हाई वेजेस मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो लो वेजेस मिलेंगी। छठा आता है मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। कहता है मेंटल रिवोल्यूशन कॉल्स फॉर ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर और वर्कर। वर्कर और एम्प्लॉय दोनों के माइंडसेट में परिवर्तन लेकर आना क्या कहलाता है, मेंटल रिवोल्यूशन कहलाता है। टेलर के मुताबिक रिवोल्यूशन का मतलब माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड। इट विल प्रमोट करेगा फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड बीइंग बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज। कहता है अगर वो कोऑपरेशन से काम करेंगे तो इससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा। कोऑपरेशन से मिलकर काम करने की प्रक्रिया को ही उसने क्या नाम दिया था, मेंटल रिवोल्यूशन नाम दिया था, मानसिक क्रांति नाम दिया था, क्योंकि सीधी सी बात है इससे दोनों का बेनिफिट होगा। फर्म को क्या मिलेगा, हाई लेवल पर अर्निंग होगी। फर्म वही अर्निंग से कुछ हिस्सा किसको दे देगी, इंसेंटिव के तौर पर भी तो दे देगी, आपको डिविडेंड दे देगी, तो बेनिफिट क्या होगा, दोनों का होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल और टेक्निक अलग अलग यहाँ पे अपन ने लिख दी। प्रिंसिपल ये थे हमारे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड पढ़ा था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ये अपन ने पढ़े थे। ये अपने प्रिंसिपल है, ये क्या थे हमारे प्रिंसिपल थे। ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, अपन ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप पढ़ी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पढ़ी, मेथड स्टडी पढ़ी, मोशन पढ़ी, टाइम पढ़ी, फटीग पढ़ी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ी, फिर एक अपन ने एक और पढ़ी नीचे जिसको अपन ने नाम दिया मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। ठीक है, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में और लोगों का भी तो कंट्रीब्यूशन है। कहता है कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट में और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है टेलर के अलावा। जो मोशन स्टडी है किसने दी थी, फ्रैंक गिलबर्थ ने और उसकी पत्नी लिलियन गिलबर्थ ने की थी। जो कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। जो मोशन स्टडी है, हमारी गति वाली स्टडी है, वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी हमारे फ्रैंक गिलब्रेथ और उसकी पत्नी लिलियन गिलब्रेथ के द्वारा। कहता है हेनरी एलगेंट एडवोकेट किया था कि टास्क एंड बोनस प्लान ऑफ वेज डिटरमाइन किसने दिया था, हेनरी एलगेंट ने दिया था। दे आर डिवाइडेड इनटू टाइप्स। कहता है वर्कर विद कैपेसिटी टू वर्क लेस देन, जो स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं, ठीक है, उनको टाइम के मुताबिक दे दो। कहता जो लोग स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं उनको टाइम के मुताबिक दे दो। जो स्टैंडर्ड के बराबर करते हैं, जो स्टैंडर्ड के बराबर करते हैं उनको चाहे टाइम के हिसाब से दे दो चाहे काम के हिसाब से दे दो। जो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करते हैं उनको बोनस दे दो 20 से 50%। दोबारा से बताता हूं इस कहानी को। कहता साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है, मोशन स्टडी में कंट्रीब्यूशन किया था फ्रैंक गिलब्रेथ और उसकी पत्नी लिलियन गिलब्रेथ ने। हेनरी एलगेंट ने दिया था टास्क एंड बोनस प्लान। आपको एज इट इज ध्यान रखना है कि टास्क एंड बोनस प्लान किसने दिया था, हेनरी एलगेंट ने दिया था। ठीक है, इसने क्या था कि जो सिस्टम है उसको बांट दिया। कहता जो वर्कर स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं उनको टाइम के मुताबिक दे दो, जो स्टैंडर्ड के बराबर करते हैं उनको टाइम के हिसाब से दे दो या वर्क के हिसाब से दे दो। ठीक है, जो क्या करते हैं स्टैंडर्ड से ज्यादा काम कर लेते हैं उनको बोनस दे दो 20 से 50% दे दो। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना है, हैरिंगटन एमरसन ने 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी दिए हैं। कितने प्रिंसिपल दिए हैं, 12 प्रिंसिपल दिए हैं। किसने दिए हैं, हैरिंगटन एमरसन ने दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उसको हम लोग वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। आइडियल, कॉमन सेंस जजमेंट, कंप्लीट काउंसिल, डिसिप्लिन, फेयर डील, रिलायबल, इमीडिएट, एक्यूरेट रिकॉर्ड, प्लानिंग एंड डिस्पैचिंग, स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल, स्टैंडर्डाइज कंडीशन, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन, रिटर्न एंड स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शन, एफिशिएंसी, रिवार्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपने सिंपली ध्यान रखना है कि 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी देने वाले अंकल का नाम क्या है, हैरिंगटन एमरसन है। कौन कौन से प्रिंसिपल है, आइडियल है, कॉमन सेंस एंड जजमेंट है, कंपिटेंट काउंसिल है, डिसिप्लिन है, फेयर डील है, रिलायबल इमीडिएट एक्यूरेट रिकॉर्ड है, प्लानिंग एंड डिस्पैचिंग है, स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल है, स्टैंडर्डाइज कंडीशंस है, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन है, रिटर्न स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शंस है, एफिशिएंसी रिवार्ड है। कहते ये क्या कहते हैं, रिकमेंड एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ फंक्शनल। जो हैरिंगटन एमरसन है वो क्या कहता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर हमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन अपनाना चाहिए। तो पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि हैरिंगटन एमरसन किसके अकॉर्डिंग
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन अपनानी चाहिए, तो आप लोग किस व्यक्ति का नाम लेंगे? हैरिंगटन एमरसन का नाम लेंगे। अब टेलर और फ्यूल में क्या फर्क है? बहुत आसान है, आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही सारे का सारा। चलो, ये कौन सी वाली मैनेजमेंट का था? जनरल का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का? ठीक है, ये किसका है? साइंटिफिक का है। ठीक है, जो हेनरी फ्यूल प्रोस्पेक्टिव है, किसके प्रोस्पेक्टिव पे काम करता है? ये टॉप लेवल पे, ये शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री पे काम करता है। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, स्टॉन्च प्रोम्पोनेंट, ये प्रोम्पोनेंट है, मतलब प्रपाउंडर है हेनरी फ्यूल यूनिटी ऑफ कमांड का। ठीक है, जो ये है टेलर है, ये फील नहीं करता, डिडंट फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट एज अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप ए वर्कर रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट। जबकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती थी? एक टाइम में एक ही व्यक्ति से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड के प्रोपाउंडर कौन है? हेनरी फ्यूल है। ठीक है, परंतु एफडब्ल्यू टेलर इसको फील नहीं करता, कहता एक टाइम में एक वर्कर 8 स्पेशलिस्ट से क्या लेता है? ऑर्डर लेता है। एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जो टेलर के हैं ये स्पेसिफिक सिचुएशन में एप्लीकेबल है। फॉर्मेशन का बेसिस ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बने हैं, ये स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में बने हैं। फोकस ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता है। इसकी पर्सनालिटी कैसी है? प्रैक्टिशनर है, मतलब प्रैक्टिस से बने हैं, ये साइंटिफिक है। ठीक है, ये जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोपाउंडर हैं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर हैं। चलो जी, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, न्यू क्लासिकल अप्रोच पे कल हम लोग पहुंच जाएंगे।